ठीक है ना। तो क्लासिकल साइंस ऑफ जो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया की बात करें तो इसमें देखें इसके जो साइंस हैं और सिम्टम्स, ठीक है, यानी कि इस वक्त हम क्लासिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं, क्लासिकल साइंस नहीं, और फीचर्स में साइंस भी आते हैं और सिम्टम्स भी आते हैं, ठीक है ना। इसमें आपने 6 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। 6 पॉइंट्स कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट एक्यूट ऑनसेट ऑफ पेन, ये क्या है? ऑफ पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जो पेन है टू एग्ज़ाम, आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू एग्जामिनेशन कहते हैं इसको, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू एग्जामिनेशन। आपको याद है जिसमें वो पेशेंट था जो क्या करता था, ज़्यादा शोर करता था सारी रात, मुझे किन्स का इंजेक्शन लगाओ, नेलबिन का इंजेक्शन लगाओ, ठीक है ना, किन्स का नेलबिन का इंजेक्शन लगाओ कहता था। और ये वो, लेकिन हमें लगता था कि उसको इतना ज़्यादा पेन नहीं है, हालांकि उसको पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू एग्जामिनेशन था, ठीक है। अच्छा, और उसने फिर ऊपर से सारी रात टांग लटका के रखी थी जिसकी वजह से और एग्रेवेट हो गया था पेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ डायमिनिश्ड पल्सिस। पल्सिस देखो इसमें हमने डोर्सलिस पेडिस आर्टरी देखनी है और उसके बाद पॉप्लिटियल आर्टरी देखनी है, ये चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा है अर्ली स्किन मोल्टिंग, यानी कि पैलर हो जाता है, ठीक है ना, स्किन मोल्टिंग कहते हैं इसको, आपने देखा होगा मोटलिंग, ठीक है, मोटलिंग यानी कि पेलर, ठीक है, मोटलिंग। अच्छा, उसके बाद क्या आता है कूलनेस टू टच, ठीक है ना, पेरिशिंगली कोल्ड होती है टेम्परेचर इसका, ठीक है ना, कूल है। आज भी हमने एक पेशेंट देखा जो एग्जामिनेशन हमने किया तो टेम्परेचर जो था वो लो था उसका, ठीक है। उसके बाद डिस्टल पेरिस्टेलिसिस भी उसके पेशेंट को थे और पेरेस्थीसिया थीसिया डिस्टल पेरेस्थीसिया भी थी उसको, और पैरालिसिस भी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। आज देखो, आज जो हमने पेशेंट को देखा उसके पेरिफेरी स्कूल थे, आपने नोट किया होगा, हमने ऐसे चेक किया था, और उसको डिस्टल पेरेस्थीसिया भी था, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आपने ये पूछना है पहले, सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, अचानक स्टार्ट हुआ था या क्या, ठीक है। उसके बाद पल्सेस चेक करें एग्ज़ाम में, और उसके बाद अर्ली स्किन मोटलिंग देखें, अगर कोई ये मोटलिंग है MOTTLING, ठीक है, ये कोई पेलर तो नहीं है, कोई दिस एंड दैट, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर देखें एग्जामिनेशन में, पेरिशिंगली कोल्ड होना चाहिए, ठीक है, पेरिशिंग, ठीक है, इन रोजो रोकर, ठीक है, मतलब ये जो रोजो, ठीक है, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ ताकि कोई, यानी कि कोई भी चीज़ बोलने के लिए यूज़ हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, या लिखने के लिए, बोलने के लिए या लिखने के लिए, तो पेरिशिंगली कोल्ड, ठीक, ये वर्ड आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर नेमोनिक में क्या इस्तेमाल करूँगा, RJ, ठीक है, RJ रोकर, रोजो, ए रोकिंग, ठीक है ना, यानी कि रोक हिंग, बल्कि RJ नहीं करूँगा, ये मैं करूँगा RH, ये रोकिंग, ठीक है ना। नहीं, फिर डिस्टल पेरेस्थीसिया, देखो टच करें आप, पेशेंट को फील नहीं होता, इसको पेरेस्थीसिया कहेंगे, ठीक है। और फिर पैरालिसिस, ये चीज़ें आपने नोट करनी है और पेशेंट पे अप्लाई करनी है। कोई भी चीज़ देखो इस तरह पढ़ा करो कि पेशेंट को आप अप्लाई कर सको, ठीक है। अब अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें, किसकी ट्रीटमेंट, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया की, तो दिस इज़ एन इमरजेंसी एंड शुड बी ट्रीटेड एज सून एज डायग्नोस्ड। याद रखें, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया इज़ एन इमरजेंसी एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज सून एज इट इज़ डायग्नोस्ड, ठीक है ना। तो पेन रिलीफ सबसे पहले आता है, डेफिनेटली एडिक्वेट पेन रिलीफ आपने करना है। याद रखो, वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन होती है, वेरी वेरी पेनफुल, और एडिक्वेट पेन रिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप क्या देंगे, आप टोराडोल दे सकते हैं, किन्समेटाक्लोन दे सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में इंजेक्शन टोराडोल 30 mg का एम्प्यूल होता है, किन्समेटाक्लोन फिर आपको पता है ये मिक्स करके देते हैं, दोनों देते हैं, ठीक है। कभी भी किन्स अलग नहीं, अकेले नहीं देते क्योंकि वोमिटिंग कराता है, तो वोमिटिंग रोकने के लिए मेटाक्लोन देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक तो हो गया पेन रिलीफ, ठीक है, पहला हो गया पेन रिलीफ, दूसरा हेपेरिन हमने कैसे यूज़ करना है। देखो, इमीजिएट IV 5K यूनिट्स ऑफ हेपेरिन, ये 5K है, 5000 यूनिट्स ऑफ हेपेरिन देना है। इससे क्या होगा, इससे दो काम होंगे, ठीक है ना, ये IV देना है, ठीक है, इससे दो काम होंगे, एक एक्सटेंशन ऑफ थ्रोम्बस रुक जाएगा और दूसरा पेटेंसी ऑफ सराउंडिंग वेसल्स भी जो है मेंटेन होगी, ठीक है।
ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आया, पेन रिलीफ, उसके बाद क्या आया, हेपरिन, उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा क्या है, ट्रीट एसोसिएटेड हार्ट कंडीशंस, फॉर एग्जांपल एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह है। तो हमने क्या कहा था कि एट्रियल फिब्रिलेशन में लेफ़्ट एट्रियम पे, ये देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन पे लेफ़्ट एट्रियम से एम्बोलस बनने का ख़तरा होता है, और एमआई में लेफ़्ट वेंट्रिकल से एम्बोलस बनने का ख़तरा होता है, ये हमने कहा था ना। तो ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, ट्रीट करना है एसोसिएटेड हार्ट कंडीशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, एमआई, एटीसी, ठीक है। फिर एपीटी, एंटी प्लेटलेट थेरेपी आपने स्टार्ट करनी है चौथे नंबर पे, ठीक है, जैसा कि एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन आपने इनिशिएट करना है। फिर एम्बोलेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एम्बोलस को हम क्या कहते हैं, एम्बोलेक्टमी 5वें नंबर पे इसकी ट्रीटमेंट है। एम्बोलेक्टमी देखो अगेन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एम्बोलस, ठीक है ना। देखो कि एसी लेग जो है जिसमें एम्बोलस लग गया है, ठीक है ना, एम्बोलस की वजह से जो अफेक्टेड लेग होती है उसको एज सून एज पॉसिबल एसेप रिवेस्कुलराइज करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। याद रखें अगेन कि जो कंप्लीट सडन आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑक्लूजन है, अगर इसमें ग्रेटर देन 6 आवर्स गुजरे हैं तो वो केस इरिवर्सिबल हो जाता है और लिम्ब लॉस उसमें हो जाता है, ठीक है ना। याद रखें सर्जिकल एम्बोलेक्टमी जो होती है दैट कैन बी परफॉर्म्ड अंडर लोकल एनेस्थीसिया और दैट कैन बी परफॉर्म्ड अंडर जीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्जिकल एम्बोलेक्टमी लोकल का भी केस है, जनरल का भी केस है, और इट डिपेंड्स ऑन फिटनेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर 1, एसी लेग जिसमें एम्बुलेंस गया है उसको ऐसे प्रीवेस्कुलराइज करना चाहिए। नंबर 2, ये पहले भी बात की थी हमने कि कंप्लीट सडन ऑक्लूजन ऑफ ग्रेटर देन 6 आवर्स इज रिवर्सिबल एंड लिम्ब लॉस उसमें हो जाएगा। सर्जिकल एम्बोलेक्टमी जो होती है वो लोकल और जनरल दोनों का केस है, लेकिन देखो इससे पता ये भी चलता है कि कुछ केसेस दोनों के होते हैं, डिपेंड करता है सर्जन पे कि वो किस तरह उसको डील करता है, ठीक है। इसी तरह जो है तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो एचओ आपसे पूछता है कि कंफ्यूज होते हैं बाज़ औक़ात के लोकल जनरल फॉर एग्ज़ाम्पल इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस, ठीक है ना। ये फॉर एग्ज़ाम्पल पेरिएनल एब्सेस की बात करो, ये लोकली ड्रेन हो सकता है लेकिन कुछ उसमें जनरल एनेस्थीसिया देके करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ केसेस जनरल के और लोकल दोनों में हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल ले लो सर्जिकल एम्बोलेक्टमी, अगर आपको एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है तो ये सर्जिकल एम्बोलेक्टमी में ठीक है ना, तो ये आपको एचओस को समझाने वाली बात है और उनको ये, ठीक है। इसी तरह देखो कि जो नो हाउ वाली मैं आपको बात बताता हूँ कि जो आर्टरी होती है, ठीक है ना, जो एम्बोलेक्टमी होती है वो कैसे करेंगे, आर्टरी लेंगे, ठीक है, आर्टरी जो फॉर एग्जांपल यूजुअली फेमोरल, इसको हम एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज करने के बाद निक देंगे, निक देने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, निक देने के बाद हम इसमें फोगार्टीज कैथेटर इंट्रोड्यूस कराएंगे, इट्स ऑल्सो नोन एज एम्बोलेक्टमी कैथेटर, ठीक है ना। इससे हम क्लॉट को फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको निकाल लेते हैं, सही है। और ठीक है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये देखें ये एम्बोलेक्टमी का प्रोसीजर है, हमने आर्टरी ली, हमने ये देखो फेमोरल आर्टरी मोस्ट ऑफन, ठीक है, निक दिया, ठीक है, अंदर क्या गुजारा हमने, फोगार्टीज कैथेटर। जब ये फोगार्टी कैथेटर एम्बुलस के जो लिमिट से उस तरफ आ जाता है पेरिफेरल, तो हम क्या करते हैं, इसको वापस इसको इन्फ्लेट कर देते हैं। ये देखें इसमें हमने ये इधर इन्फ्लेटेड नहीं है, ये इसको हमने इधर इन्फ्लेट किया हुआ है। जब इन्फ्लेट करने के बाद हम इसको खींचते हैं वापस अपनी तरफ, तो साथ साथ बैलून के साथ साथ ये देखें एम्बुलस भी आया हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये प्रोसीजर जो है इसको रिपीट किया जाता है उस वक्त तक जब तक बैक ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। जब बैक ब्लीडिंग होती है, बैक ब्लीडिंग, ठीक है, बैक ब्लीडिंग का वर्ड यूज़ किया गया है बुक में। अगर बैक ब्लीडिंग होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो द प्रोसीजर इज़ रिपीटेड until back bleeding occurs which shows the patency of the vessel, ठीक है। बैक ब्लीडिंग का मतलब ये हुआ कि अब वेसल पेटेंट हो चुकी है, ठीक है ना, याद रखें।
ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसको, यानी कि इस प्रोसीजर ये एक बार करके नहीं छोड़ना बैलून एम्बोलेक्टमी, ठीक है। ये आपने करना है उस वक्त तक जब तक बैक ब्लीडिंग ना हो, है ना। एक बार आप ये कर लें प्रोसीजर, तो आपने उसके बाद क्या करना है, वेसल की पेटेंसी को कंफर्म करने के लिए आपने एंजियोग्राम, ऑन टेबल एंजियोग्राम करना है, और पोस्ट आप अपने पेशेंट को हेपेरिन पे रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलिसिस। इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलिसिस हम जी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, इफ़ जो द इस्कीमिया जो है इस नॉट सीवियर, सीवियर अगर नहीं है इस्कीमिया, तो हम क्या करते हैं, इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीवियरिटी अगर कम है इस्कीमिया की, तो हम इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि इस्कीमिया सीवियर नहीं है, ठीक है। तो ये कंफर्म करना है पहले, ठीक है, ठीक है। जब कंफर्म हो जाए कि इस्कीमिया सीवियर नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक नैरो कैथेटर लेते हैं। कैथेटर की मदद से हम क्या करते हैं, ओक्लूडेड वेसल के अंदर जाते हैं हम, ठीक है। ओक्लूडेड वेसल के अंदर जाते हैं कैथेटर की मदद से, और वहाँ पे हम टीपीए इन्फ्यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे हम टीपीए डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया, और ठीक है। अब इस प्रोसेस में फिर क्या होता है, इसको कहते हैं हम इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलिसिस। तो इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलिसिस की कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। देखें अगर रीसेंट स्ट्रोक हो रहा हो तो आप इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलिसिस नहीं कर सकते। रीसेंट कोई सर्जरी हो गई है तो आप इंट्रा आर्टीरियल एम्बोलिसिस नहीं कर सकते। रीसेंट जो विज़रल ट्रामा है हो गया हो तो आप इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस नहीं कर सकते। आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तब भी आप इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलिसिस नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी है तब भी आप इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलिसिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखें जो थ्रोम्बोलिसिस है ये करने के लिए आप ऐसे ही तो आप पेशेंट को लाके थ्रोम्बोलिसिस कैथेटर डाल के शुरू नहीं होंगे। आपको फ्लोरोस्कोपिक फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, आपको फ्लोरोस्कोपिक फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं थ्रोम्बोलिसिस करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा रीपरफ्यूजन इंजरी, देखो मैं आपको बताता हूँ, रीपरफ्यूजन इंजरी हमने ये पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है ना। रीपरफ्यूजन इंजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए जब लिम्ब इस्कीमिया में होता है, जब लिम्ब में इस्कीमिया हो रही होती है तो इस दौरान हाइड्रोजन आयन उधर बना हुआ होता है टिश्यू में, और जहाँ पे इस्कीमिक जो साइट है उधर। अच्छा इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स जमा हुए पड़े होते हैं इस्कीमिक साइट के ऊपर, पोटेशियम जमा हुआ होता है, फ्री रेडिकल्स जमा हुए होते हैं, मायोग्लोबिन उधर जमा हुआ होता है एट द साइड ऑफ, कहाँ, एट द साइड ऑफ इस्कीमिया, ठीक है। अच्छा अब जब हम क्या करते हैं, हम एम्बोलेक्टमी करते हैं या फिर थ्रोम्बोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें उधर जमा हैं। हम क्या करते हैं, पेशेंट की या तो एम्बोलेक्टमी करते हैं या फिर थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। जब हम ये करते हैं तो होता क्या है, वहाँ पे दोबारा ब्लड फ्लो नॉर्मल हुआ पड़ा होता है। अब जब ब्लड फ्लो होता है, जैसे ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बंद नली के अंदर फिर जब जाता है पानी तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो समेट के लेके जाता है आगे, ठीक है ना। या बक सने नहीं आते थे, या बक सने अचानक वही वो तो गंदगी पूरी गिनी नहीं बुझे ना, ठीक है ना। तो ब्लड ए भगवान वही जित इस्कीमिक जो टिश्यू है उसके थ्रू ब्लड आता, उधर ब्लड आता है तो क्या होता है, वही वहाँ टिश्यू में जमा चीज़ों को ठीक है ना लेके दबा के दोबारा चला जाता है, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड इस्कीमिक टिश्यू तक दोबारा चला जाता है फिर, और वहाँ जब टिश्यू में जाता है तो वहाँ जो जमा चीज़ों को लेके कहाँ जाता है, सर्कुलेशन में लेके जाता है, ठीक है। सर्कुलेशन में जब लेके जाता है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जब ये सी रिलीज़ होती है, ठीक है ना, चीज़ें तो क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकता है, एक्यूट ट्यूबरल नेक्रोसिस, किडनी का डिप्रेशन, मायोकार्डियल डिप्रेशन, लंग्स का डिप्रेशन, इसी तरह मल्टीपल ऑर्गन। देखो एक चीज़ लंग में है ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक चीज़ हार्ट में है मायोकार्डियल डिप्रेशन, एक चीज़ किडनी में है, ठीक है ना, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और फिर एंड में क्या करा सकता है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन भी करा सकता है। तो ये रिपरफ्यूजन इंजरी का एक साइड इफेक्ट।
ठीक है। अब देखो कंपार्टमेंट सिंड्रोम, रीपरफ्यूजन इंजरी जो है ना, इसके अलावा आपने कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है ये भी याद रखना है। ठीक है, देखो कंपार्टमेंट सिंड्रोम, सिंड्रोम इज़ ऑलवेज कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है ना, तो इसमें क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होती है और इट अराइजेज एज द रिजल्ट ऑफ क्या, एक्यूट आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन डेफिनेटली। ठीक है, अब होता क्या है, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर जो है बिल्डअप हो जाता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कहाँ, इन द मसल कंपार्टमेंट्स। जब आपने अपर लिम लोअर लिम पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि जो थिक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अंदर सेप्टा भेजता है, ऐसे ऐसे सेप्टा भेजता है, अंदर बोन होती है, फॉर एग्जाम्पल फीमर ले लो, इस तरह सेप्टा भेजता है। ठीक है, सेप्टा भेजने के बाद ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होती है, इसमें जब प्रेशर बिल्डअप होती है तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। ठीक है ना, इंक्रीज प्रेशर इन द मसल कंपार्टमेंट, ठीक है ना, ठीक है, जिसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन जो होती है वो कम हो जाती है और वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस जगह में प्रेशर बढ़ रहा है तो आर्टरी जहाँ से गुजर रही होगी डेफिनेटली उस जगह में प्रेशर की वजह से आर्टरी डेफिनेटली ब्लॉक होगी। हालांकि कोई उसमें थ्रोम्बस नहीं है, एम्बोलस नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। तो एंडोथेलियल इंजरी जो होती है ना ड्यूरिंग इस्कीमिया, इट लीड्स टू, होता क्या है, इस्कीमिया होती है। ठीक है, उसके बाद एंडोथेलियल इंजरी होती है। एंडोथेलियल इंजरी की वजह से क्या होता है, इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, सॉरी, परमेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी जब बढ़ती है एंड व्हेन रीपरफ्यूजन अकर्स दिस लीड्स टू लीकेज ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है ना, अब जब एक बार रीपरफ्यूजन होती है तो फिर क्या होती है, फ्लूइड लीक कर जाता है कहाँ, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है ना, अब क्या होता है, अब काफ जैसी जगह या आर्म जैसी जगह में यहाँ आपको पता है कि फेशियल सेप्टा होते हैं। वही वाली बात मैंने जो बताई पहले, कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं ना, आर्म्स, अपर लिम, लोअर लिम, ऐसी जगह ये लीकेज हो तो क्या होता है, इंक्रीज्ड प्रेशर बिल्डअप होता है। प्रेशर बिल्डअप होता है तो फिर क्या होती है, परफ्यूजन कम होती है। मैंने क्या कहा था, परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मसल नेक्रोसिस होने लग जाती है। ठीक है ना, देखो आर्टीरियल इनफ्लो तो बिल्कुल दुरुस्त है इसमें। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, और यही वजह है कि ज़्यादा फ्लूइड, ठीक है ना, ज़्यादा फ्लूइड आता है और लीकेज भी हो रहा है साथ साथ। ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो आर्टरी बिल्कुल ठीक है, आर्टीरियल फ्लो यानी कि आर्टीरियल इनफ्लो बिल्कुल ठीक है। जब ठीक है तो फिर फ्लूइड भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, जब फ्लूइड ज़्यादा आएगा, ऑलरेडी उधर कैपिलरी परमेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है ना, तो उस जगह में कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा है तो फिर लीक भी ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा लीक होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपको पता है इस्कीमिक सिचुएशन पैदा होगी, मसल नेक्रोसिस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एंडोथेलियल इंजरी आपने देखनी है कि इस्कीमिया की वजह से एंडोथेलियल इंजरी होती है, जिसकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सीपिंग ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होता है। ठीक है ना, एक पेशेंट आपके पास आ रहा है कंपार्टमेंट सिंड्रोम के साथ, तो इसकी क्लिनिकल फीचर ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है, देखो स्वेलिंग होगी उस जगह में। ठीक है, और क्या होगा, पेन होगी। ठीक है, स्वेलिंग पेन, और स्वेलिंग पेन कब होगी, अगर आप स्क्वीज़ करें मसल, काफ मसल्स को, या फिर जिस तरह जहाँ भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ है उस जगह में आप क्या करें, आप मूव करें या स्क्वीज़ करें ऐसे, तो स्वेलिंग होगी। या फिर स्क्वीज़ के अलावा एंकल्स और टोज़ को मूव करें। ठीक है ना, एंकल, पाँव का एंकल ये इस तरह मूव करें तो पेशेंट को बहुत ही पेन होगा। ये एक क्लिनिकल फीचर है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। ठीक है ना, याद रखो, पैल्पेबल पेडल पल्सेस डू नॉट एक्सक्लूड कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है ना, અને રોગ का अर्थ का इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए रखें कि पैल्पेबल पेडल पल्सेस को गान चोक गोतो तो ऐसे मस जेक थे ऑर्डर दामोस इसके पेडल पल्सेस चेक थे राउंड। ठीक है ना, तो अनि रोग का अर्थ का
एक इम्पॉर्टेंट मरकन, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो? तो अर्जेंट फेशियोटमी इसको चाहिए होती है, अर्जेंट फेशियोटमी ऑलवेज 4 क्वाड्रेंट्स में आपने देखनी है, ठीक है ना। तो फेशियोटमी एंड ऑलवेज 4 क्वाड्रेंट, ऑलवेज नॉट ऑफन, ऑलवेज 4 क्वाड्रेंट। इससे हम क्या कर सकते हैं, लिम्ब लॉस से पेशेंट को बचाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखो कि जो मायोग्लोबिन होता है ये रिलीज़ होता है फेशियोटमी के बाद। ये फिर मसल से ये मायोग्लोबिन रिलीज़ होता है। ये मायोग्लोबिन किडनी में जाके रीनल शट डाउन करा सकता है, ठीक है ना। तो आपने अच्छे मेजर्स लेने हैं ताकि आप पेशेंट को रीनल शटडाउन से बचा सकें। एक बार फेशियोटमी हो गई, आपने रीनल शटडाउन से भी बचाना है पेशेंट को, याद रखें। इसीलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपने पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है, पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है। अगेन वंस अगेन आई रिपीट कि पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एक इस्कीमिया, रिपरफ्यूजन इंजरी, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तीसरी पढ़ रहे हैं हम एयर एम्बोलिज्म, ठीक है ना। तो ये ठीक है ना, एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म जो है, एयर अगर वेन में चली जाए, ठीक है ना, तो इसको हम एयर एम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। एक्सीडेंटली ये जाती है, कब कब ये जा सकती है एयर वेन में, जैसे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के दौरान, ठीक है ना। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के दौरान, थोरेसिक ट्रामा में एयर एम्बोलिज्म हो सकती है, सीवीपी लाइन की इंसर्शन के दौरान एयर एम्बोलिज्म हो सकती है, लेप्रोस्कोपी में, देखो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में भी एयर एम्बोलिज्म हो सकती है। आप अंदाज़ा करें, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स में एयर एम्बोलिज्म हो सकती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह कट थ्रोट, पांचवा कॉज क्या है, कट थ्रोट में भी ये हो सकती है एयर एम्बोलिज्म, ठीक है ना। यहाँ पे कट थ्रोट में एक्सेसरी कॉज ऑफ डेथ भी हो सकती है एयर एम्बोलिज्म। पेशेंट किसी और से चीज़ से ना मरे, बेशक एयर एम्बोलिज्म से मर सकता है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, एयर जो होती है वो आती है राइट एट्रियम में, वेन से, वेन के थ्रू राइट एट्रियम में ये दिस इज चर्नड अप, दिस एयर इज चर्नड अप हो जाती है, फिर राइट वेंट्रिकल में चली जाती है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल में से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी में जाके क्या कराती है, एयर लॉक कराती है, और फिर क्या होता है, इसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है। ठीक है ना। ये चर्निंग अप के बाद एक फोम सी बन जाती है, एक फोम सी, ये फोम जाती है राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ ये फोम ऐसे झाग सी बन के एयर लॉक कराती है पल्मोनरी आर्टरी की, जिसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है एयर एम्बोलिज्म की, पुट द पेशेंट इन ट्रेंडलेनबर्ग्स पोजीशन। आपको ट्रेंडलेनबर्ग्स क्या है ये पोजीशन, आपको ये आनी चाहिए, विच इनकरेजेस द एयर टू पास इनटू लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। ट्रेंडलेनबर्ग्स पोजीशन में अगर पेशेंट बैठता है ना, ट्रेंडलेनबर्ग्स पोजीशन पे, तो एयर पासिस टू लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेंडलेनबर्ग्स पोजीशन का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑक्सीजन देना है पेशेंट को, और फिर एस्पायरेट करना है राइट वेंट्रिकल बाय नीडल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये एस्पायरेशन कैसे करनी चाहिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। और ये जो राइट वेंट्रिकल की एस्पायरेशन है, ये बुक में लिखा है कि ये सीरियस केसेस में होनी चाहिए एस्पायरेशन, ठीक है ना। तो ये ट्रीटमेंट है किसकी, एयर एम्बोलिज्म की। एयर एम्बोलिज्म को रोक के आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं।